हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी मैट प्रिपरेशन और ट्वेल्थ बोर्ड एक साथ मैनेज कैसे किए जाएं। इवन ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो ट्वेल्थ के साथ में कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम भी लिख रहे हैं, चाहे फिर वो क्लैट हो, इवन इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। बहुत जेनरिक अप्रोच है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहना। तो पूरा जो डिस्कशन होने वाला है वो ट्वेल्थ बोर्ड और एक एंट्रेंस टेस्ट, जब हम एक साथ दोनों की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने। हर छोटे वाले चैलेंज से हमें कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ता है और कहीं ना कहीं फेस करते हुए जो आगे बढ़ जाता है वो सक्सेस भी हो जाता है, रैंक भी डाल देता है, एडमिशन भी बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाता है। बट ये पूरी जो लास्ट तक की जर्नी है वहां तक हम पहुंचे, उससे पहले ये छोटे बड़े जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारे बीच में आ रहे हैं उनको एक एक करके एड्रेस तो कर लें। पहले बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं कि आपको आपका बेसिक एग्जाम नॉलेज होना चाहिए। ट्वेल्थ का तो काफ़ी कुछ कवर ऑलरेडी आप लोग कर चुके होते हैं। हमें आईपीमैट प्रिपरेशन में भी उसी रेशियो में आगे बढ़ना है जिस तरह से हम ट्वेल्थ ऑलरेडी कवर कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि एक टाइम जब हम आज वीडियो देख रहे हैं तो अभी से लेकर ट्वेल्थ बोर्ड तक का टाइम, और दूसरा टाइम जो ट्वेल्थ बोर्ड से आईपीमैट एग्जाम तक का टाइम, ठीक है ना। बिकॉज आईपीमैट एग्जाम आपकी आफ्टर ट्वेल्थ होने वाली है। सो ये दो टाइम को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट के कब किस टाइम में कैसे और क्या क्या करना है इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर ट्वेल्थ एग्जाम आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो प्राइमरी फोकस हमेशा हमारा किस पे होना चाहिए, ट्वेल्थ एग्जाम पे होना चाहिए। बिकॉज ट्वेल्थ एग्जाम है तो कोई दूसरी एग्जाम आप दे पाओगे, ट्वेल्थ अगर बिगड़ा तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। सो प्राइमरी फोकस शुड बी अवर ऑन ट्वेल्थ एग्जाम। ऑब्वियस सी बात है कि अभी हर एक सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से ऑलरेडी आप मैनेज कर ही रहे होगे, इस पे फोकस ज्यादा रखना है सो दैट आपका पेपर अच्छे परसेंट के साथ क्लियर हो। परसेंट अच्छे होना जरूरी है, वो बाद में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। सो ट्राई टू पुट योर बेस्ट इन ट्वेल्थ एज वेल। दूसरा पार्ट ये आता है जब हम बिफोर ट्वेल्थ बोर्ड की बात कर रहे हैं उस टाइम आईपीएम प्रिपरेशन के साथ हम कैसे पेश आए। तो देखो सीधी सी बात है, आईपीएम प्रिपरेशन में दो चीजें होती हैं कि हम आईपीएम प्रिपरेशन के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आईपीमैट में आ रहे हैं उनको पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब कई बच्चों का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कि हमारे साथ साथ में बहुत स्पीड एक्यूरेसी भी अभी से बननी चाहिए। बुरा नहीं है, अच्छी बात है ये चीज, बट कब हम अगर ट्वेल्थ कंप्रोमाइज करके और ये स्पीड एक्यूरेसी आईपीमैट की मैनेज कर रहे हैं इस टाइम पे बिफोर ट्वेल्थ एग्जाम, तो शायद हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ट्वेल्थ एग्जाम का जो गैप आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपका 90% 80-90% फोकस ट्वेल्थ पेपर्स पे होने वाला है, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। इवन आप में से कई बच्चे कंप्लीटली ट्वेल्थ पढ़ेंगे और आईपीमैट की प्रिपरेशन छोड़ देंगे। ये गलती नहीं करना है। अभी क्या करना है, लगभग लगभग बराबर टाइम दे दो ट्वेल्थ और आईपीमैट को। जब ट्वेल्थ बोर्ड नजदीक आने लगेगा तो हम ट्वेल्थ पे ज्यादातर 80-90% शिफ्ट कर जाएंगे और 10-20% हम आईपीमैट पे ध्यान देंगे। आफ्टर ट्वेल्थ हमारा पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ आईपीमैट के लिए रहने वाला है, ठीक है ना, आफ्टर ट्वेल्थ एग्जाम्स। तो बात ये हो रही है कि सर बिफोर ट्वेल्थ एग्जाम्स हम आईपीमैट के लिए क्या करें। तो आईपीमैट के लिए सीधी सी बात है, हमारा सिलेबस कंप्लीशन ये जरूरी है। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि क्लास में आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, क्लास में जो चीजें पढ़ रही हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आईपीमैट एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है। इसके लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके रेफर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि जो भी सिलेबस है आईपीमैट एग्जाम के लिए आप उसको अच्छे से जान लें पहले। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनका एक सिस्टमेटिक वे में बैचेस चल रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा होगा। तो बिफोर ट्वेल्थ बोर्ड आपको क्या करना है, आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। और सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपको पढ़े हुए टॉपिक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स पढ़े हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए, पढ़े हुए टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन को हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना।
दूसरा ये है कि आप साथ साथ में मॉक भी लिखेंगे और उनका एनालिसिस भी जरूरी है करना, ठीक है ना। तो ये बेसिक नीड है कि आपका सिलेबस आपको ठीक से हो जाए, आप मॉक लिखें जरूर और उनका एनालिसिस जरूर करें, बट इन पे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे टेस्ट में जब मार्क्स इंप्रूव होते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी की जब बात आती है, वो कब आप मेहनत, एक्चुअल मेहनत कर पाओगे, वो आफ्टर 12th कर पाओगे। सो एज ऑफ नाउ जब हम बिफोर 12th बोर्ड की बात करें तो आईपीएम पे आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, आपको पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बनने चाहिए, टाइम फ्रेम हम हटा दें तो भी चलेगा, बट क्वेश्चंस आने चाहिए आपको अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको चीजें सॉल्व करते आने चाहिए अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं 12th जब हो चुका होगा उसकी। तो आफ्टर 12th हमारे पास जब तक आईपीएम एग्जाम का टाइम नहीं आ जा रहा है, एग्जाम डे जब तक नहीं आ पा रहा है, तो आफ्टर 12th से लेके हमारे पास काफी टाइम मिलता है, करीब करीब ये मान के चलो 45 डेज है ना, 40 to 50 डेज का एक रेंज मिल जाता है हमें। तो ये 1.5 महीने हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भाई 1.5 महीने का टाइम, और ये टाइम सफिशिएंट होता है। होता क्या है, देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझो इस चीज का। 12th में आप जितना भी स्टडी कर रहे हो, पूरा भरपूर स्टडी कर रहे हो, तो आप एक लंबे ड्यूरेशन में, महीने 1.5 महीने 12th की बहुत तसल्ली से स्टडी करते हो, बिल्कुल डेप्थ बोलते हैं ना, डूब के पढ़ाई करते हो, तो वो एक हैबिट जनरेट हो जाती है। वही हैबिट कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं वो आपके आईपीमेट की प्रिपरेशन में भी एकदम जंप देगी, आपके मार्क्स में भी, आपके अटेम्प्ट में भी, सब कुछ, क्योंकि वो पढ़ने की आदत बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ पढ़ चुकी है जब हम एग्जाम दे रहे हैं 12th की तब, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास टाइम बच रहा है वो पूरा का पूरा टाइम आप आईपीमेट के मॉक टेस्ट लिखने में, आईपीमेट के मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में, ठीक है ना, और एनालिसिस के थ्रू जो आपको कमियां पता चल रही हैं उन कमियों को इंप्रूव करने के लिए फर्दर जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको करनी पड़ रही है उनमें आपको देना है। तो ये पूरा टाइम आप डेडिकेट कर देंगे आफ्टर 12th एग्जाम्स। तो आई होप अगर आप इस तरह से चीजों को प्लान करेंगे कि भाई सिलेबस कंप्लीशन यहाँ पे आईपीमेट का मेजर पार्ट है हमारा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, 12th तो हम हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे ही रहे हैं। इक्वल टाइम एक प्लानर बना लो कि भाई हमें वीकली इस तरह से इस सब्जेक्ट को कवर करना है, जिससे कि चीजें कवर होती चली जाएं। अगर प्लान रहेगा तो वो चीजें कवर भी होती चली जाएंगी। बिना प्लान के क्या होता है, कुछ तो भी हम रैंडम कभी भी पढ़ते हैं और वो एक सही तरीके से हमारी अप्रोच को डिफाइन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, प्लानर होना चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए वीकली, एंड देन हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। देखो अभी जब 12th की बात कर रहे हैं कि 12th एग्जाम से पहले हमें एटलीस्ट 2-3 आवर्स तो आईपीमेट को देना चाहिए। और आईपीमेट में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं एलआर, वीए और क्यूए की बात करें, एलआर हिडन है, कैसे हिडन है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट एज ऑफ नाउ क्यूए एंड वर्बल एबिलिटी ये हमारा मेजर पार्ट है। तो उसको आप अगर रेगुलर बेस पे 2-3 आवर्स भी दे दोगे तो इतने में तुम्हारा क्या सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा और रिवीजन भी साथ साथ में चलता जाएगा। और जो वीकली आप टेस्ट दे रहे होगे वो टेस्ट भी चीजें मैनेज होती चली जाएंगी। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। और ओब्वियस बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो जो भी आप 12th वाला टाइम दे रहे थे, है ना, 12th का टाइम प्लस जो आप ये वाला टाइम पढ़ रहे थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे 2-3 आवर्स, ये सब प्लस हो जाएंगे इक्वल टू जो भी आपका टाइम है वो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स ये मिनिमम आपका हो जाएगा। आपको अभी खुद पे विश्वास नहीं होगा बट इतना हो जाएगा आपका, आप पढ़ पाओगे इतना। ये मैं बात कर रहा हूँ फैब से आगे की बात है ना, एग्जाम तक की बात। आप 2-3 महीने आराम से इतना पर डे पढ़ोगे, एटलीस्ट पढ़ोगे, ज्यादा भी पढ़ सकते हो, है ना। और दूसरी बात ये होती है ना कि सर हम सिर पकड़े बैठे रहते हैं, हम कैसे मैनेज करें कैसे मैनेज करें, यही चिल्लाते रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब हमारी डीप डिजायर होती है ना किसी चीज़ को करने की तो हमसे मैनेज भी हो जाता है। इस चीज़ को आप भी मानते होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि एक डिटर्मिनेशन अंदर पैदा करोगे, यार नहीं हमें करना है, दैट्स इट। फिर रास्ते भी निकलते हैं करने के। तो खुद सेल्फ एनालिसिस के थ्रू अपना बोलते हैं ना कि खुद जिम्मेदार भी बनो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो टाइम निकलने लगता है हर चीज़ को करने का। 12th भी मैनेज हो जाएगा एंड देन आईपीमेट भी मैनेज हो जाएगा। तो एक डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए भाई, ये चीज़ तो ध्यान रखनी ही है हमें। और दूसरा ये भी रहता है जब हम सिलेबस वगैरह कवर करते हैं और जब हम बिल्कुल हाई इंटेंसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो वीकनेस और हमारे जो बोलते हैं ना प्लस पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं हमारी,
हमें उन पे जरूर ध्यान रखना है, स्पेशली वीकनेस, कि भाई हम किन चीज़ों में वीक हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और बोलते हैं ना आदतन भी, कि भाई हमारी ये आदत है कि हम जरा सा सोशल मीडिया एक्सेस करने लग जाते हैं तो पता नहीं कब कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारी ये वीकनेस है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट की एक अलग अलग वीकनेस ऐसे हो सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि भाई हम अपनी वीकनेसेस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करें एंड उनको रिमूव करने की कोशिश करें। रिमूव नहीं हो रही है, कम करने की कोशिश करें, वो डेफिनेटली आपका टाइम और एनर्जी सेव करेगा, जो कि आपकी पढ़ाई में लग सकता है। तो बस सोचना है, और सोच लोगे तो होने भी लग जाएगा, ठीक है ना। सो इसका ध्यान रखना है। और हार्ड वर्क का तो कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन हार्ड वर्क ही होता है भाई, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं होता है। हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क ही है, हार्ड वर्क करोगे तो चीज़ें आपको सफलता में जरूर मिलेंगी। अब बात ये कर रहे हैं आईपीमेट एग्जाम्स के बारे में, थोड़ा सा हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि ये किस टाइप का एग्ज़ाम है और ये टेस्ट क्या करता है। 12th तक का भी हमने समझ लिया कि भाई 12th तक आपके स्कूल और जैसे भी है वो सब मैनेज कर रहा होगा, मैं 12th को बहुत नहीं छेड़ रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईपीमेट इंदौर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई क्या वो चाहता है एक्चुअली स्टूडेंट से, ठीक है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आईपीमेट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम कंसिडर की जाती है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स जो मैनेजमेंट एग्जाम है, लाइक रोहतक या जिपमेट और ऑल एग्जाम सीयूटी टाइप। सब में से आईपीमेट रोहतक एक बड़ा प्रोमिनेंट सा एग्जाम है और काफ़ी डिफिकल्ट साइड पे वो कंसिडर किया जाता है। ये डिफिकल्ट वर्ड में डराने के लिए नहीं, बस थोड़ा सा उसका नेचर बताने के लिए कि जो पेपर क्वेश्चन का जो एक नेचर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आता है। और वो जब से पेपर बन रहा है आईपीमेट इंदौर का 2011 से अभी तक, उसने हर साल काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। डिफिकल्ट साइड पे ही वो देते हैं, मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको बहुत एकदम ही इजी मिल जाए, तो वो जनरली फिल्टर्ड क्वेश्चन देता है। हर एक क्वेश्चन से स्टूडेंट का फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, वो बहुत सोच समझ के पेपर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो एक बड़ा अच्छा पेपर माना जाता है। तो उस पेपर की डिमांड क्या होती है, सबसे पहले तो वो बच्चे की सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करता है, कि मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप मैथ्स का पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल पे पढ़ा है और तुम्हारा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, नहीं, आपको इन डेप्थ नॉलेज उस टॉपिक की होनी चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, भैया जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। लेट से क्यूए में 15 टॉपिक आ रहे हैं, अब तुम्हें लग रहा है कि यार ये 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं बिल्कुल जान खाऊ टॉपिक हैं, हमसे तो बनते ही नहीं, हमारा माथा खराब कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान देना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो टॉपिक तो नहीं है जिनका लेस वेटेज है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं टाइप। तो अगर उनको स्किप भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू लर्न दोज टॉपिक एज वेल। हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें, ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करनी है। सो सब्जेक्ट नॉलेज आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जितना भी पढ़ो उसको बहुत अच्छे से घुस के पढ़ो एकदम से, कि भाई अगर एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मेक श्योर कि तुम बना ले जाओगे, तब दूसरे टॉपिक की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये साथ साथ में एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देता है, कि भाई आपकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होनी चाहिए। स्पीड तो ऑब्वियस है, हर एग्जाम का मैटर ही है, क्योंकि टाइम लिमिट है, तो स्पीड तो एक ऑब्वियस सी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा गेम है। एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा गेम इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक्यूरेसी की आदत इसलिए भी डालनी है क्योंकि यहाँ पे आईपीमेट एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको डेटा फिल करना पड़ता है, ध्यान रखना उस चीज़ का। तो एक्यूरेसी अगर आपकी है तो आप वहाँ पे आंसर्स भी करेक्ट कर पाओगे। दूसरी बात, आपका जो प्रैक्टिस है और रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये देखो जितनी भी आप सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस और रिवीजन ये दोनों म्यूचुअल हैं कहीं ना कहीं आपस में, ठीक है ना। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पैरेलली इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो थोड़ा सा इस पे बैलेंस करके मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही सब वो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एक सिलेक्शन का जो फैक्टर है उसको डिसाइड करती हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, मैनेज करते हुए जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में और सिलेबस के बारे में डिटेल हम बताएं। ओवरऑल बहुत टॉपिक वाइज डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, वो एक सेपरेट वीडियो में है, उसको आप वहाँ से देख सकते हो कि आईपीमेट एग्जाम के लिए क्या क्या डिटेल सिलेबस है, वो एक सेपरेट वीडियो है। मैं जस्ट यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आईपीमेट इंदौर में हो क्या रहा है
कि यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो अरिथमेटिक पार्ट है प्लस हायर मैथ्स है, ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। अरिथमेटिक और हायर मैथ्स मैं बात कर रहा हूँ आईपमैट इंदौर की, ठीक है ना। आईपमैट इंदौर में हायर मैथ्स भी आता है, जैसे बाकी के जो बच्चे आईपमैट रोहतक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या है ना, उनमें क्या होता है कि बहुत कम क्वेश्चंस हायर मैथ्स के आते हैं, मोस्टली अरिथमेटिक है किसमें, अदर एग्जाम्स में, अदर देन आईपमैट इंदौर। बट आईपमैट इंदौर में ये मान के चलो अरिथमेटिक अगर 60% है तो लगभग 40% तो आपका हायर मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे रेशियो चलता रहता है, 35-40% हायर मैथ्स आ जाता है, 60% अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 40 और 60 का आप रेशियो मान सकते हो इस चीज़ पे, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर में। अब एमसीक्यू का कनेक्शन किससे आ रहा है, डीआईएलआर का। एमसीक्यू में एक चीज़ समझ के रखना, 30 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक ये आता है आपका मैथ, और क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक पास्ट ईयर्स में ये लगभग फिक्स है, क्वेश्चन भी उन्होंने फिक्स कर रखा है। ये आपका आ रहा है डीआईएलआर का सेट, ये डीआईएलआर सेट आ रहा है। और डीआईएलआर सेट मतलब पजल आप बोल सकते हो, मोर ऑन पजल ये रहता है ना। तो डीआईएलआर सेट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि यहाँ इस सेक्शन में आपको हेल्प मिले। अब होता क्या है देश दुनिया में, बस ये पता है कि भाई मैथ्स आता है और इंग्लिश आती है, आईपमैट इंदौर में बस ये दो चीजें आती हैं। तो बच्चा इस वाले पार्ट की प्रिपरेशन करता ही नहीं है। और ये कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये एक तरह से हिडन है। और अभी रिसेंट ईयर्स में शॉर्ट आंसर में भी डीआईएलआर आने लगा है, शॉर्ट आंसर में भी, ठीक है ना। तो शॉर्ट आंसर वाले में भी जहां 15 क्वेश्चन है वहां पर भी डीआईएलआर का सेट आ रहा है, एमसीक्यू में भी डीआईएलआर का सेट आ रहा है। तो दोनों जगह प्रेजेंस डीआईएलआर की दिख रही है। दैट मींस नाउ दिस इज अ मेजर फैक्टर जो कि आपकी सिलेक्शन या रैंक को डिसाइड कर रहा है। सो आपको ये अब पढ़ना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि सर हम डीआईएलआर कहां से करें। तो कैट की जो पीवाईक्यूज हैं, आप इजी वाले क्वेश्चंस देखो, कैट एग्जाम में इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सब टाइप के सेट्स आते हैं। तो आप अगर गूगल सर्च करके या यूट्यूब पे भी देख लोगे ना, उससे तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। और अगर किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये डीआईएलआर के सेट पढ़ाए जा रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेसिफिक अगर आप डिमांड करोगे तो इस वीडियो में लिंक डाल देना। अगर डीआईएलआर सेट की एक सेपरेट बैच भी अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा सेपरेट ही बैच इसका यहाँ पे लॉन्च करवा सकता हूँ। बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि यू नीड दिस सेपरेट बैच, राइट। सो फिलहाल यहाँ पे मैं जो फोकस देना चाह रहा था वो डीआईएलआर पे मेजर था। बाकी ये है ना, जिसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो ये सदाबहार टाइप का सब्जेक्ट है, आरसी आने हैं इसमें, है ना, वकेबानी है, ठीक है ना। आपका जो ग्रामर है वहां से रिलेटेड है, तो मेजर पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है ना। 12-13 क्वेश्चन आपका आरसी का आ जाता है, ऐसे 10-12 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आ जाते हैं, ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन कुछ आपके वॉके वगैरह ये सब पूछ लेते हैं, पैराजम्बल वगैरह भी, ये सब मतलब और अदर पार्ट है थोड़ा थोड़ा वो भी टेस्ट कर लेता है। 45 क्वेश्चन इन टोटल यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक बड़ी सीधी सी कहानी है इसकी भी। बचपन से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बस इंग्लिश में कहाँ कैसे हमें मार्क्स कन्वर्ट करना है, जो हमारा नॉलेज है आपको एक्चुअल वर्क वहाँ करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्बल एबिलिटी फॉर आईपमैट एग्जाम, बिकॉज यही सिलेक्शन कराता भी है और यही सिलेक्शन रोकता भी है। सर ऐसा क्यों? देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रहा हूँ मैं। होता क्या है, आप पूरी जो बोलते हैं ना जेन जी जनरेशन हो रही है, उसका एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि उन्हें फील होता है कि उन्हें इंग्लिश आती है। कोई दिल पे नहीं लेना, मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोगों को फील होता है कि आपको इंग्लिश आती है। बहुत कम होंगे जिनको एक्चुअल इंग्लिश आती हो। एक्चुअल इंग्लिश आने का मतलब क्या होता है? आप पेपर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको इंग्लिश आती है। होता क्या है, आप लोगों को इंग्लिश बोलना और पढ़ना आती है बहुत अच्छे से, तो ये एक इल्यूजन हो जाता है कि हमें एक्चुअली इंग्लिश आती है। बट हकीकत क्या है, बोलने और पढ़ने अकेले से इंग्लिश एग्जाम में आप सॉल्व करके मार्क्स ले आओगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो इस इल्यूजन से प्लीज बाहर हो जाना कि आपको इंग्लिश आती है ना। पेपर ओरिएंटेड इंग्लिश जिससे कि आप मार्क्स कन्वर्ट कर पाओ, आपको वैसा सीखना पड़ेगा।
वो जरूरत है आपकी, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। तो इंग्लिश पे विशेष मेरा जोर है कि भाई इंग्लिश ही सिलेक्शन कराएगी, और अगर सिलेक्शन रोकेगी तो वो इंग्लिश ही है। तो भैया इसका हिसाब किताब तुम देख लेना अपने हिसाब से। DILR का जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे रेगुलर 21 से लेके, अगर लास्ट 21 से लेके अभी मैं बात करूं 2025 तक की, तो पूरा DILR हर साल घुसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। रिसेंट तो अभी दो DILR के सेट्स आने लग गए। इससे पहले अगर बात करें 2020 में और 2019 में, यहां पे क्या आता था, यहां पे आता था डेटा इंटरप्रिटेशन जो मैथ्स बेस्ड होता था। कैसा? मैथ बेस्ड जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता था वो 19 में और 20 में आया, लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक ये DILR का सेट आ रहा है। यू कैन कंसिडर मोर ऑन पजल्स। पजल भी नहीं कहा जाए, ये अलग ही रहता है, इनको लॉजिक बेस्ड DI बोलते हैं बेसिकली। दिस इज कॉल्ड लॉजिक बेस्ड DI। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको कंसिस्टेंटली देखने मिल रहा है, और जहां पर 20, 22, 24 नंबर पे सिलेक्शन कट ऑफ निकल जाते हैं, वहां अकेले देखो आप 5 क्वेश्चन तो DILR के सेट के हो रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर और समझो आप, ये DILR सेट ऐसे होते हैं जो आपका टाइम किल कर सकते हैं, और श्योरिटी नहीं है कि ये बन ही जाए और आप इनको टिक कर ही पाए। सो दिस इज समथिंग बिग प्रॉब्लम। अगर आपने इनको प्रैक्टिस नहीं किया तो ये प्रॉब्लम पेपर में खड़ी कर सकता है। मैथ्स के साथ में क्या होता है, जैसे मैथ्स में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक की मैं MCQ में बात करूं सपोज, तो मैथ्स के साथ एक अच्छी बात क्या है, सिंगल क्वेश्चन है भाई, बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बहुत गम नहीं। लेकिन DILR के साथ प्रॉब्लम क्या है और फायदा क्या है? प्रॉब्लम ये है, पहले फायदा सुन लो। आपने एक DILR सेट सॉल्व किया पर्टिकुलर 5, 7, 8 मिनट में, 10 मिनट में, कुछ बच्चों को लग सकता है टाइम, तो हो सकता है 4, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में वो सेट आपका बन गया, तो सीधे 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उल्टा सोचो जरा कि आपने अटेम्प्ट कर डाला, 5, 7, 8, 10 मिनट आपने उस सेट को सॉल्व करने में दे दिए, गवा दिए, एंड देन क्वेश्चन सेट बना ही नहीं, मतलब सेट को आप अरेंज ही नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली अरेंज नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन पूछे। अब क्या, ले दे के हमारा टाइम भी किल हो गया, हम वो क्वेश्चन से भी हाथ धो बैठे। और ये स्थिति बनेगी कब? जनरली ये तब बनती है जब हम DILR सेट रेगुलर बेस पे सॉल्व नहीं करते हैं, हमें उनकी हैबिट नहीं है, और हमने एग्जाम में एक्सपेरिमेंट कर दिया उसको अटेम्प्ट करने का। प्लीज ऐसी गलती मत करना। मुझे अभी भी 2021 के एक स्टूडेंट का, मुझे पता है कि उसने ये गलती कर दी थी कि मैथ्स के बाकी क्वेश्चन को छोड़ के DILR सेट सॉल्व कर लिया था। उसने 14-15 मिनट उसमें स्पेंड कर दिए थे, और फिर बचे हुए टाइम को उसने MCQ के जो क्वेश्चन है रिमेनिंग 25 उनको उठा के सॉल्व करने की कोशिश करी, तो उस पे उसका कट ऑफ नहीं निकल पाया था। अल्टीमेटली ब्रिलियंट बच्चा था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कई बार क्या होता है ना कि सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन की डेफिनेशन है, अगर आप इस बात को सीख गए हो कि पेपर में क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन का सिलेक्शन इज इक्वल टू आपका सिलेक्शन। फंडा समझ रहे ना? क्वेश्चन का पेपर में सिलेक्शन, दैट मींस आपका एग्जाम में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, ठीक है ना। तो कौन से एग्जाम, किसी एग्जाम में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं या करने हैं, इनका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वही सेट है कि भाई DILR सेट देख के आप पहचान पाओ कि यार इसको करना भी है या छोड़ना है, और ये छोड़ना या करना, अटेम्प्ट करना या इसको छोड़ना, इसका डिसीजन आप तभी कर सकते हो जब आप 100, 125, 150 सेट सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हो बिफोर एग्जाम्स। तब आपको समझ आएगा कि हाँ ये इस कैटेगरी का DILR सेट है, हम इसको करेंगे तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन आप देख के तब बता पाओगे, ठीक है ना। तो ये आईक्मेट इंदौर के लिए बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर और रैंक बूस्टर फैक्टर हम बोल सकते हैं DILR सेट्स को, ठीक है ना। ये कोई भी कोचिंग, कोई भी फैकल्टी इस पे बताता ही नहीं है। आप पूरा यूट्यूब खंगाल के डाल देना, नहीं कोई बताता इस चीज पे। बिकॉज मैं लास्ट अगर देखा जाए तो लास्ट 2017 से लेके आईक्मेट इंदौर से कनेक्टेड हूं, और बहुत फुल्ली एंगेज हूं 2021 से लेके अभी तक। तो मुझे पता है कि भाई आईक्मेट इंदौर में इसका क्या रोल रह रहा है DILR का, ये पूरा हिडन है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मतलब अगर आपने इस पे कमांड कर लिया, आप सीधे दूसरे बच्चों से सीधे 24-20 प्लस मार्क्स से प्लस में हो जाओगे सीधा सीधा। तो इसके बारे में मैंने काफी कुछ स्ट्रेटजी आपको दी। अब आते हैं भाई क्या बात कर रहे हैं,
उसको डिस्कस करते हैं। भाई क्या बोल रहा है, यू मस्ट फॉलो, कुछ स्टेप्स के बारे में बोल रहे हैं कि जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जैसी चल रही है उससे सीधा जंप मिलने वाला है इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं, देखो छोटी मोटी बातें हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें, हो सकता है तुम्हें पता हो, बट ध्यान दे के इंप्लीमेंट करने से उनके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जहां पे भी करते हो, जो जो भी पढ़ते हो, जैसे जैसे भी पढ़ते हो, वॉट एवर योर स्पेस ऑफ स्टडी, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए हर प्रकार से। चाहे अब उसकी हम बात करें कि तुम्हारे जो स्टडी टेबल भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने चाहिए भाई, कि भाई फालतू का सामान, इतनी बारीकी भी ध्यान रखनी है कि फालतू का सामान भी नहीं है, जो पढ़ रहा है उसे वही सामान स्टडी, मतलब उससे क्या होता है, फोकस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, जितने व्यवस्थित रहोगे उतना इंप्रूवमेंट तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर कोई बच्चे इस पे लैक कर रहे हैं तो इसको इंप्रूव कर लेना। ठीक है ना, सो ऑर्गेनाइज योर स्पेस फॉर स्टडी एंड क्रिएट स्टडी प्लान वीकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता होता क्या है, जब तक आपके टारगेट्स नहीं होते हैं तो आप उस चीज पे प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। आप देखते होगे कि अगर एक दिन विदाउट टारगेट का है तो हमारा एक दिन कब निकल गया और क्या हमने किया हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन वहीं कुछ टारगेट करके करोगे ना तो पता रहेगा कि हमने ये कर पाया है। 100% कर पाओ ये जरूरी नहीं है, कर पाओ बहुत अच्छी बात है, 60-70% 80% भी कर पाओगे ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि टारगेट्स बनाओ, और वीकली बनाओगे तो उसमें क्या है, एक प्रॉपर साइकिल मैनेज हो जाएगा और यू कैन डू बेटर। दूसरी बात आती है रिसोर्सेस की, कि सही रिसोर्सेस आपको पढ़ाई लिखाई के लिए मिलने चाहिए। तो उसके लिए इससे पहली एक स्टेप आती है कि आपको सिलेबस सही पता हो। सिलेबस कहाँ कहाँ से कवर करना है, मोस्टली बच्चे कोचिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि कहाँ से उन्हें मटेरियल मिला होता है। नहीं भी है तो उनकी कुछ बुक्स हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो अगेन है कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, तो इसका एक सेपरेट है, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सही रिसोर्स मिलने चाहिए। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है रिसोर्सेस को लेके, क्या होता है कि कई बार एक ही बुक को कोई स्टूडेंट 3 to 4 टाइम्स पढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट 3 to 4 बुक्स को एक एक बार पढ़ रहा है। ऑब्वियस है जो पहला स्टूडेंट है उसको सक्सेस का ज्यादा मजा आएगा, मिलेगी उसको सक्सेस, दूसरे को उतना चांस नहीं है। क्यों, एक ही चीज बार बार पढ़ोगे ना, आपकी कमियां और अच्छे से इंप्रूव होंगी, ये ध्यान रखिएगा। सो ये फॉलो करना है कि एक या दो सोर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो, बट उनको मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल नहीं सोचा करो कि हमने एक क्वेश्चन देख लिया अब उसको दोबारा से क्यों ही देखना है, नहीं, ये करना ही है मल्टीपल, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ये सजेस्टेड है, आपको करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए दूसरी बात यहां पर और बोल रहे हैं, आपको PYQ करने हैं भाई। जो एग्जाम आप लिख रहे हैं, आईपीमेट लिख रहे हैं ना, तो आईपीमेट के PYQ एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स के PYQ उठा के आप सॉल्व कर डालो, एटलीस्ट जितना मिल सकते हैं उतना करो, बेटर है। ठीक है ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट भी हो जाते हैं, बहुत रेयरली रहते हैं बट रिपीट होते जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अगर रिपीट नहीं भी हो रहे हैं तो हमें कम से कम एक टेस्ट पता चल रहा है कि भाई ये इस टॉपिक का इतना इतना कवरेज वो रेगुलर कर रहा है, तो हम एक वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हाँ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इसकी इतनी डेप्थ ले जानी है, एक आइडिया सब हो जाता है। तो एक पूरा एनालिसिस आपका मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। अब दूसरी बात हो रही है भाई, कई बार हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर जाते हैं कि हम तो बिल्कुल सुपर हीरो हैं, क्या ही करें, हम सुपर पर्सन हैं, बिल्कुल क्या ही करें, समझ रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल आदर्श मत समझो, आप बिल्कुल सीधे सच्चे बच्चे हो, है ना, बालक बालिकाएं हो, तो उस हिसाब से उतना जितना आप कर सकते हो, मेरा पर्सनल सजेशन है उससे कम टारगेट रखो। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को कुछ टारगेट उठाना है, कुछ करना है कि भाई मैं 10 बुक्स इस टेबल से इस टेबल पे रख सकता हूँ, ये उसकी क्षमता है, तो 10 की जगह वो 8 या 7 का टारगेट रखे कि इतना कर सकते हैं। अगर 7 या 8 का रखा और तुमने 9 या 10 कर दिया तो एक अलग ही फील होगा कि यार हमने जो टारगेट किया था उससे ज़्यादा कर दिया। तो वो जो मोटिवेशन फैक्टर है वो आपको आगे और अच्छा करने पे प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है ना, तो पूरा गेम साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी से खेलो ना,
और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो वो सीधी सी बात है भैया, जितनी औकात है उससे कम के टारगेट बनाओ। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आलस में आके कुछ कम ही कर जाओ, नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। एक सबसे जरूरी चीज जो जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं, और वो ये होती है कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखते, है ना, या कहीं भी हम फंस रहे हैं इन जनरल भी, तो हम बस फंसे ही रह जाते हैं। तो भाई ऐसा मत करो प्लीज। बोलते हैं ना कि न रुकना है न थकना है, चरे वेती, बस चलते जाना है, ठीक है ना, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे वही है कि भाई किसी भी आपको डाउट बन रहा है क्वेश्चन में, आप डाउट पहले तो जहां पर आपको क्वेश्चन में डाउट बना उसका सॉल्यूशन खुद पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आ रहा है अपने फ्रेंड से पूछो, अपने टीचर से पूछो, मतलब उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है ना। डाउट सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, कोई बोलते ना सर हमारे जीवन में तो बहुत समस्याएं हैं, अब हम क्या ही करें, अब हम 12th को और IPM को कैसे मैनेज करें, इसी को लेकर रोए धोए पड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये, डिस्कस करो, डिस्कस करने से समाधान मिलते हैं और हम कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ते हैं। एक फंडा ध्यान रखना, न रुकना है न थकना है, ठान लिया है तो करके जाना है, डीप डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चीजें हो जाएंगी फिर, ठीक है ना। थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, मतलब जिंदगी इतनी आसान होती ना तो सब बच्चे आईपीएम नहीं लिख रहे होते और उसको सिलेक्ट कर रहे होते। तो जो सिलेक्ट होते हैं वो जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हैं, अपने आप को आउट ऑफ द वे ले जाके ही वो उस सक्सेस का स्वाद चखते हैं, ठीक है ना। तो एकदम हलवा पूड़ी नहीं है कि उठा के खा लिया और सब मिल गया, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब ये नहीं हथौड़ा उठाड़ेगा और हाथ पैर तोड़ा, उसका नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने मन के खिलाफ जाना पड़ेगा। मतलब मन बोल रहा है कि टाइम वेस्ट करो, मत करो टाइम वेस्ट, उसके खिलाफ जाके अपने आप को यूटिलाइज करवाओ, ठीक है ना। तो वैसा तोड़ना, ठीक है। जैसा कि मैं अगेन बोल ही रहा था कि भाई मन तो करता है, मन है, कुछ भी करता है वो, और तुम लोग जैन जी हो तो कुछ भी करता ही है ना। हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि प्लीज जिस एनवायरमेंट में आप पल बढ़ रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा बोलते हैं ना सेल्फ एनालिसिस की नीड ज़्यादा होती है, जो कि शायद आप कम कर पाते होंगे। सो ट्राई टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाओ। कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है, दूरी बनाओगे चीज़ें अपने आप, मतलब बोलते हैं ना टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो अपने बारे में कुछ सोचोगे भी तो कुछ करने की अच्छी इच्छा होगी, ठीक है ना, समस्याओं से निकलने की इच्छा होगी। तो ये एक तुम्हारे लिए वरदान कम अभिशाप ज्यादा साबित होगा अगर इसका दुरुपयोग किया तो, है ना। तो उसको हर चीज, हर टूल को यूज करो, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है उसको यूज करो ऐसे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी तो क्या बहुत पता नहीं कौन सी बात होगी, ये 10th वाली बात होगी, है ना, 9-10 नंबर की बात होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते जाते हैं, और जो बच्चा टेस्ट अवॉइड कर रहा है, मन में उसके अगर ये आ रहा है कि भैया मैं टेस्ट अभी नहीं लिख रहा हूं, भैया वो ट्रैक पे नहीं है, पढ़ाई लिखाई उसकी ट्रैक पे नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूं। जब हम पढ़ते पढ़ते खुद मन में आए कि यार टेस्ट देना चाहिए, अब मतलब आप ट्रैक पे चल रहे हो। ये बहुत सीधा सा फंडा है जो आपको चेक करना है कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, टेस्ट से भाग रहे हो या टेस्ट देने की इच्छा कर रहे हैं। यही डिसाइड कर देगा कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं। तो टेस्ट दो ना यार, उसका एनालिसिस भी करो, है ना, इतनी प्रिपरेशन करो कि मन हो टेस्ट देने का। एंड लास्टली बोलते ना कि भाई हर दिन हम पढ़ रहे हैं, हर दिन तरह तरह के फेजेस से हम गुजरते हैं, कभी मोटिवेट भी होते हैं, कभी बहुत लो फील भी करते हैं, कभी लगता है सब जीवन में बढ़िया चल रहा है, कभी लगता है कि यार मेरे से नहीं होने वाला, है ना। तो थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस फेज में जाया करो, बिल्कुल शांत, भूल जाया करो कि यार हम कुछ पढ़ भी रहे हैं, हम कुछ एग्जाम भी लिख रहे हैं, सब भूल जाओ, बिल्कुल न्यूट्रल, शांत। न्यूट्रल का मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जस्ट बी योर सेल्फ। यार तुम हो, तुम हो बस। हाँ, तुम कुछ कुछ कर रहे हो, जिस एज ग्रुप में अभी हो, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ना, ट्रैक करो
क्या तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तुम्हें जो मिली हैं एंड तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्या उन दोनों में तालमेल है? मतलब जो कैपेबिलिटीज तुम्हारी हैं, जो तुम कर सकते हो, तुम एक्चुअली उतना कर रहे हो? अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है, और अगर ना, तो किसने रोका है? कहा है ना, छू लो ना आसमान, किसने रोका है? तो आइडेंटिफाई करो कि भाई रोक कौन रहा है, क्या चीजें हैं। तो गलत आदतें ही होंगी जो रोक रही हैं। अब अगर सक्सेस मिलना है, सक्सेस लेनी है, तो उन गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा। कंप्रोमाइज नहीं होता यहाँ। या तो असफलता हाथ लगेगी, गलत आदतें नहीं छोड़ी तो, या छोड़ दी तो सफलता मिलेगी। कंप्रोमाइज इन दोनों का नहीं होता, वी शेप में रहते हैं इनके। ठीक है ना बात? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। सो भाई, दिन भर थकान के बाद अगर आप ये अपना काम करोगे, मतलब जैसे मुझे फ्लूट बजाना पसंद है भाई, तो मैं दिन भर की थकान के बाद में थोड़ा सा टाइम फ्लूट के साथ बिताऊं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पूरा ऐसा लगता है कि पूरा फ्रेश हो चुका हूँ। मुझे तबला बजाना पसंद है, मैं तबला भी बजा लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाई मैं अपने आप को टाइम दे देता हूँ। मुझे अच्छी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, शांति से बैठ के। मुझे नेचर वॉक करने का बहुत शौक लगता है। तो कभी थक जाता हूँ तो शांति से पेड़ पौधों के बीच में जाकर बैठ जाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने आप का जो पूरा थकान है वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हर पर्सन का एक अलग अपना इंटरेस्ट होगा। कोई फुटबॉल खेलता हुआ हो सकता है, कोई पेंटिंग वेंटिंग करता हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ, कोई गाता हुआ, कोई कुछ भी करता हुआ, कोई खाता पीता होगा। आपको जो पसंद है, अपनी बोलते ना डीप डिजायर होती है मुझे सर ये काम करने की, उसको कर लिया करो हर दिन। वो भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट और मोटिवेशन फैक्टर होता है हमारी स्टडी में, हमें हेल्प करता है। ठीक है ना? सो आई होप ये पूरा सेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। इस उम्मीद में मैंने ये सेशन लिया हुआ है। बने रहिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।